हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम MCQs ख़त्म करेंगे। ये पूरा चैप्टर का MCQs पढ़ने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। मैंने वीडियो इससे पहले बना दी है आप लोगों के लिए। अब देख लेना, एक बार बेसिक नॉलेज वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी तो मैं यहाँ पे भी हैंड टू हैंड आप लोगों को कुछ बताऊँगा ही, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, हमें अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि कुछ बातें आप लोग के माइंड में बैठ जाए। यहाँ पे मैं वही बातें या इससे कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊँगा तो फिर से आप लोग के सामने वो आएंगी बातें। इस तरह भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है जी। क्योंकि MCQs में थोड़ा बहुत तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आप लोग को बताऊंगा। देखते जाएं बस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखना। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसके पास कुछ जैसे फिनेंस पैसा है, पैसा लगा रहा है वो, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो तय करेगा कि मेरे बिजनेस में 10 वर्कर काम करेंगे, 100 यूनिट एक दिन में तैयार होगी, इतने का माल रेगुलर में खरीदूंगा, इतनी कॉस्ट, कम से कम इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो सारा एक डिसीजन के ऊपर स्टार्ट करेगा बिजनेस को, ठीक है जी। तो LPP वही है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर देना, एक गोल सेट कर देना बिजनेस के अंदर कि मैं कम से कम लागत लगाकर, कॉस्ट लगाकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं कैसे काम करूँ, इक्वेशंस को कैसे सेट करूँ, यही LPP है, ठीक है जी। पहले कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। चलो पहले लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन ही जान लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, दोस्तों डेफिनेशन जानना इसलिए भी ज़रूरी है इन रिटर्न। मैंने आप लोग को ऐसे समझा दिया, चलो ठीक है। जब MCQs पढ़ेंगे ना, तो जो भी टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इन रिटर्न, देखना आप लोग, अगर इसकी नॉलेज होगी तभी आप वो बेसिक कर पाएंगे, MCQs कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये ज़रूरी है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है भाई? इट इज़ अ मेथड to use in decision making in business to know क्या लीस्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट किसके द्वारा? थ्रू लीनियर एक्सप्रेशंस सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स। ये लो जी, ये एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का जो बिजनेस में लिया जाता है। किस लिए? लीस्ट प्राइस, कम से कम, मतलब लीस्ट कॉस्ट का मतलब कम से कम लागत लगे, टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और किसके द्वारा? एक लीनियर कॉन्स्टेंट्स। अब ये लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या है भाई? लीनियर कॉन्स्टेंट्स, दोस्तों सीधी सी बात है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये हो गया कि बिजनेस के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो लिमिट्स रखी गई हैं, एक इक्वेशंस में रखी जाएंगी। भाई इतने लेबर्स होंगे, इतना माल आएगा, इतनी यूनिट्स तैयार होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ सेट होगा ना, वहाँ पे लिमिट सेट होगा ना, तो उसी को रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, मतलब लीनियर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? इट इज टू वेरिएबल्स लीनियर रिस्ट्रिक्शंस। ये लो जी, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद जान लेते हैं
इसके बारे में एलपीपी जान लिया, लीनियर कांस्टेंट जान लिया। अब एक बार जान लेते हैं जेड। आपको पता है चैप्टर में हम लोगों ने जेड पढ़ा था, जेड, जिसके अंदर हम इक्वेशंस को कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालते थे, कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताते थे, है ना। तो ये जो जेड होता है इसको कहते क्या है? इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये होता क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लीनियर कॉन्स्टेंट्स, जब हम लीनियर कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो एक फिजिबल रीजन आता है, एक कॉमन एरिया आता है हमारे पास जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकलते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स को जब हम पुट करते हैं जेड का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, है ना जी। मतलब क्या हुआ, हमने कॉर्नर पॉइंट्स को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया तो हमें एक वैल्यू मिल गई, है ना। जो मैं बातें बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, अभी एमसीक्यूज में ये यूज होंगे, देख लेना। तो मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे काम करते हैं। ये सब हम अभी देखने वाले हैं, सारा काम करने वाले हैं। वैसे मैंने वीडियो में कॉर्नर पॉइंट्स एक ग्राफ के ऊपर काम करवा रखा है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, फिजिबल रीजन क्या होते हैं, है ना, और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सब उसमें बता रखा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना उसको भी, ठीक है जी। चलिए जी, पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? ए लीनियर फंक्शन of involves variables which we maximize or minimize और ऑप्टिमाइज, ठीक है। और किसको ऑप्टिमाइज करते हैं सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स। ये लो जी, एक और आपके सामने आ गया, ठीक है जी। चलो ऑब्जेक्टिव की बात जान लेते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन समझते हैं सर। फिजिबल सॉल्यूशन, दोस्तों फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? फिजिबल सॉल्यूशन से पहले फिजिबल रीजन की बात कर लेते हैं। फिजिबल रीजन अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे। फिजिबल रीजन का मतलब ये हो गया कि जो लीनियर कांस्टेंट्स है उनसे आप एक काम करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो काम होगा, जो हमारा लीनियर इक्वेशन से एरिया बाउंड होगा, बाउंड का मतलब पैक होगा, है ना, मतलब जो कॉमन एरिया हमारे सामने दिखेगा, हम ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो कॉमन एरिया को जब हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। और फिजिबल रीजन का मतलब कॉमन एरिया, है ना। देख लो छोटा सा मतलब अंतर है सिर्फ। फिजिबल रीजन का मतलब कॉमन एरिया और फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके वैल्यूज निकलेंगी उसको सेटिस्फाइड करना, है ना, जो वैल्यूज हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो फिजिबल सॉल्यूशन में लिख देते हैं द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स the set of values of variables of linear constants, या इसमें ये भी लिख लेना the set of values of variables satisfying, है ना, satisfying all linear constants, ठीक है जी। वो फिजिबल रीजन है, सॉल्यूशन है। चलो फिजिबल रीजन भी लिख देता हूं मैं। फिजिबल रीजन का मतलब होता है द कॉमन रीजन determined by all linear constants,
ठीक है जी। फिजिबल रीजन क्या है? कॉमन एरिया जो निकलेगा सभी लीनियर कांस्टेंट्स है। दोस्तों एक बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है, अभी हमने बात की बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ? बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि जो हमारे लीनियर कांस्टेंट्स होंगे जिनको हम इक्वेशंस बोल रहे हैं, तो वो इक्वेशंस जो कॉमन एरिया बनाएंगे, जो एरिया क्लोज होगा, मतलब वो क्लोज शेप में आएगा, उसको बाउंडेड बोलते हैं। और दोस्तों बाउंडेड एरिया पे ही, मतलब बाउंडेड पे ही हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। कॉर्नर समझ रहे हैं आप? कॉर्नर समझ रहे हो दोस्तों? कॉर्नर का मतलब ये हो गया, जैसे ये है एक लाइन, ये है एक, ये है और एक ये खींच दिया, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट का मतलब जैसे ये मैंने बाउंड कर दिया, ये तो ये एरिया क्लोज है, इसको बाउंड बोल देंगे, बाउंडेड एरिया बोल देंगे। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये हो गया जो फिजिबल रीजन बना है, कॉमन एरिया बना है, उनके जो जो पॉइंट्स हैं दैट आर कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है जी। तो मैंने भी क्या बताया इसके अंदर, जो बाउंडेड एरिया होगा, बाउंडेड एरिया पे ही आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अनबाउंडेड पे कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकलती, क्योंकि वहां पे कॉमन पॉइंट मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं होते हैं, कॉर्नर पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। जैसे लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड या इज अनबाउंडेड, इट मे नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों। इट मे नॉट मतलब जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमारा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल ही जाए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये कुछ डेफिनेशन थी, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इनके एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। एक दो और छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। 11th में कुछ आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस में, जो इनइक्वालिटीज का छठा चैप्टर था, उसमें कुछ पढ़ा था, वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, जब हमारे पास इक्वेशन में लेस देन और ग्रेटर देन, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, तो जो लाइन खींची जाती है, लाइन वो डॉट 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 करके खींची जाती है। याद है दोस्तों? याद नहीं है तो देख लो। कभी भी लाइन आपकी डॉट डॉट कब खींचेगी? जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दे रखा है। अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का, तो जो लाइन है वो डार्क खींची जाती है, डार्क ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर हमने सीखा हुआ है जो शेड किस तरफ करेंगे ना, है ना। शेडेड टू ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन और फार, और फार, ये सीखा होगा आप लोगों ने। अगर ट्रू होता है, ट्रू कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तो नियर टू ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन, यानी इधर शेड करते हैं ऐसे करके। ठीक है। अगर फार टू ओरिजिन है तो वो पहले फॉल्स लिख देते हैं हम यहाँ पे। अगर फॉल्स है इट मीन्स फार टू ओरिजिन कर देंगे उसको, फार टू ओरिजिन कर देंगे। कैसे? ये लाइन खींचा, ये खींचा, ऊपर की तरफ शेड कर दो ऐसे करके। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या रह गया, और इसके अंदर क्या रह गया दोस्तों? हाँ, अभी हमने नियर टू ओरिजिन, फार टू ओरिजिन तो पढ़ लिया, लेकिन सपोज करो कोई लाइन हमारी ओरिजिन से ही पास हो जाए, तो वहां पे हम नियर टू ओरिजिन, फार टू ओरिजिन तो नहीं देख सकते ना,
जैसे मान लो मैंने ये लाइन ऐसे खींच दी, है ना, तो नियर टू ओरिजिन फार टू ओरिजिन नहीं है, तो ये साइन ध्यान रखना। ये मतलब इक्वेशन में अगर ये वाला साइन है तो इस लाइन के ऊपर शेड करोगे, अगर इक्वेशन में ये वाला सिंबल है तो नीचे शेड करेंगे। इसके लिए शर्त क्या है, वेरिएबल x always should be at first and left hand position, and positive 2 मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझा देता हूं मैं। अगर ये आपको सिंबल याद रखना है तो ये सिंबल किसके बेस पे याद रखना है, x हमेशा पहले होना चाहिए और लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। कैसे, इक्वेशन जैसे ये रही 2x माइनस वाई, आप निकाल के देखें इसके पॉइंट 0 0 निकलेंगे, तो x पहले है ना और पॉजिटिव भी है, अच्छी बात है। कभी कभी वो ऐसे देंगे आपको, ऐसे, तो अब देखो x कहाँ पे चला गया, अब राइट हैंड की तरफ चला गया, तो ये साइन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से जब 2x को पहले लिख रहे हैं तो ये इधर लिख लेना और ये चेंज कर देना ये ऐसे करके, तब जाके ये सिंबल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, ये कुछ कॉमन और सी बातें थी, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो। चलो अब एमसीक्यूज करते हैं। तो अब आ गई बारी एमसीक्यूज की, अब बारी आ गई कुछ इंटरेस्टिंग जानने की, अब बारी आ गई कि आप लोगों को समझ कितना आया। ठीक है जी, चलिए देखिए पहला एमसीक्यू, इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट विल शेड नियर टू ओरिजिन, स्टे ट्रू और फॉल्स। y की वैल्यू 2 से बड़ी, y की वैल्यू 2 से बड़ी, भाई 2 ये होता है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, 2 से बड़ी का मतलब आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 मतलब ऊपर बढ़ता है ना, इसने बोल रखा है y की वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब इधर शेड होगा ये। और अभी मैंने दोस्तों डार्क लाइन, देखो ये डार्क लाइन खींची है, क्यों खींची है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, करेक्ट है जी। अच्छा, कम टू द पॉइंट, इट विल शेड नियर टू ओरिजिन, क्या ये नियर टू ओरिजिन शेड हुआ है, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है जी। LPP ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्राफिकली इन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सारी की सारी जो लाइंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सेटिस्फाइड करती हैं। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई हैं दोस्तों, इसीलिए ये सिर्फ फर्स्ट में बन रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बनाएंगे, LPP के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, LPP में कभी भी कोई भी डायग्राम आप प्लॉट करेंगे, कोई भी फिजिबल रीजन बनेगा बाय द ऑल लीनियर कॉन्स्टेंट्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन, लाइन ऑलवेज शोज इन डॉट डॉट, बताना है ट्रू और फॉल्स है। अभी बात हुई थी, अगर ग्रेटर देन और लेस देन का सिर्फ साइन है तो हम डॉट डॉट करके लाइन खींचते हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, चलो विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले नोट करो कि जो लाइन खींची है वो डार्क है या डॉट डॉट करके है। डार्क करके है तो सीधी सी बात है, देखो C और D, इससे में तो बात करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे डॉट वाली लाइन शो हो रही है, हमें सिर्फ यहाँ चेक करना है ना। अच्छा देखो हमने शेड किस तरफ कर रखा है, किस तरफ कर रखा है, नियर टू ओरिजिन, तो y की वैल्यू 3 से छोटी होगी या बड़ी होगी, आप दिमाग लगाएं, ये किस तरफ शेड हो रहा है, इस तरफ ना, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो y की वैल्यू 3 से छोटी होगी, y की वैल्यू 3 से छोटी, दैट इज आंसर। हो गया ना आंसर ये वाला। चलिए जी, फिजिबल रीजन इन द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइड, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मतलब कॉमन एरिया, है ना। कॉमन एरिया कैसे सेटिस्फाइड होता है,
कॉमन एरिया को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स। देखिए जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सम ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स, ये रहा देखो, ऑल ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उन सबको फिजिबल रीजन सेटिस्फाई करता है। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, ये तो इसमें से होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स ऑफ x एंड y इन LPP आर कॉल्ड, वेरिएबल्स ऑफ x एंड y इन LPP, जो x और y LPP में है, आपको याद है पहले डेफिनेशन लिखी थी हमने, डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। देखो आप, ये रहा डिसीजन वेरिएबल्स है, ये है कि नहीं। चलिए, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों इनको पता है क्या बोलते हैं, याद रखेंगे आप, x, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, नन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होता है दोस्तों। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों की दोनों वैल्यू है, x और y दो वेरिएबल की जो वैल्यू है ऑलवेज शोज 0 और ग्रेटर देन, मतलब वी फाइंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर बोथ आर इक्वल टू 0 और पॉजिटिव। करेक्ट है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट वही होता है ना, या तो 0 या 0 से बड़ा। तो देखो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट टैली करता है। एक बार इसको कॉपी कर लो और क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 3x plus y less than 7 is open half plane that contains the origin। ओपन हाफ प्लेन मतलब ये हो गया कि जब इसका लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, कंटेन्स द ओरिजन, ओरिजन की तरफ शेड हो रहा होगा। ओपन हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन्स द ओरिजन। होल एक्स वाई प्लेन, क्या लिखा है, सॉल्यूशन निकालना है इसका ना, होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x plus y इक्वल टू 7। भाई ध्यान से देखो, पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। एक काम करते हैं भाई, 3x plus y लेस देन 7 है ना, एक बार फटाफट इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना। चलो पॉइंट रखो, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो ताकि y क्लियर हो जाए, है ना। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 1 लगा दें 162 आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर हम इसका डायग्राम प्लॉट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं 7a, है ना, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दैट इज। तो यहाँ पे अगर देखो इक्वल टू नीचे नहीं है ना, तो डॉट डॉट करके खींच रहे हैं, डॉट डॉट। चलो जी, लाइन तो खींच गई। अब हम ये देखते हैं कि ये शेड किस तरफ होगा। देखो ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x और y, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, दोनों 0 0 पुट कर दो, तो आप देख सकते हो कि क्या आने वाला है, ये विच इज ट्रू। करेक्ट है जी, 7 इससे बड़ा ही तो होता है, जब ट्रू होता है तो वी शेड नियर टू ओरिजिन। तो बस आपको साफ साफ ऑप्शन दिख ही गया, ओपन हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, यानी ए पार्ट हो गया। कंटेन्स द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन की तरफ ये शेड हो रहा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब कॉमन एरिया, सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन एरिया के, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पॉइंट्स लाइज। समझना, जो कॉमन एरिया होगा उसके पॉइंट्स होंगे, उसके पॉइंट्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, है ना, फिर वो ऑप्टिमाइज करेगा और कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता देगा। लेकिन इसने बोल रखा है कि सिर्फ आप बताओ कि पॉइंट कहाँ कैसे लाइज करेंगे। भाई सीधी सी बात है, हम मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के लिए कहाँ जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स पे जो भी हमारा फिजिबल रीजन होगा, कॉमन एरिया होगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे जाएंगे, या इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। जो भी बाउंड्री क्रिएट हो रही है, कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है, उसके वर्टेक्स वहीं पे तो लाई करेंगे। पॉइंट्स लाइज कहाँ, कॉर्नर पॉइंट्स, बाउंड्री पे लाई करेंगे किसी, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द फिजिबल रीजन, ये हो नहीं सकता, फिजिबल रीजन के अंदर तो बनेगा नहीं ना। एट द बाउंड्री लाइन ऑफ द फिजिबल रीजन, चलो ठीक है बाउंड्री लाइन पे होगा, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता। देखो ये लिखा एट द वर्टेक्स।
आगे ना कॉर्नर पॉइंट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का मतलब एक पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा, वहां ये लाई करेगा। सी पॉइंट है और बाकी सारे इसमें टैली नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं हम, ऑप्टिमाइज करते हैं, तभी तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलती है। ठीक है जी, चलो ऑप्टिमम वैल्यू। अच्छा ऑप्टिमम वैल्यू दोस्तों क्या होता है, सुन लो, ऐसे बता रहा हूं। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब z जो होता है उसमें हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो जो वैल्यू निकलती है उसको ऑप्टिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी, देखो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया, तो एक ऑप्टिमम वैल्यू निकल गई। वो क्या अटेंड करता है, गिवन बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ इन इक्वेशन विथ एक्सिस ओनली। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर दोनों पे वो ऑप्टिमम वैल्यू होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास। तो या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। आगे गिवन बाय कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल, लो जी आ गया, लिखा है ना, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उसी का तो हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करके। बात खत्म हो गई। चलो ये वाला पढ़ लो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू दिस सब्जेक्टिव कांस्टेंट। चलिए जी, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये हो गया भाई, अब ये इक्वेशन लिखी है, तो क्या इन इक्वेशंस को हम प्लॉट करेंगे? भाई प्लॉट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू, उसके अंदर ये वैल्यू पुट करके देख लो जिस पर वो मैक्सिमम आ जाए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना, ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होगा उनको किसी इक्वेशन में भी सेटिस्फाइड करके देख लेना, वो इक्वेशन में भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स पुट किया, अच्छा ज़्यादा हमारा 60 आ गया और उसी को फिर टिक कर दिया। ऐसे मत करना, वो इक्वेशंस में भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। देखो कैसे, जैसे 6 और 12, कोई भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लो दोस्तों, इतना टाइम नहीं होता है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन है। 6 यहाँ पे करो, 6 2 = 12 प्लस 12, ये 24 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है 30। भाई ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसमें आ जाओ। x की वैल्यू 9 और 6 2 = 12, तो 12 और 9 कितना हुआ बताओ, 12 और 9 21 हुआ, यहाँ 24 है, ये भी नहीं करेगा। चलो जी, मिल रहे ना पॉइंट। x की वैल्यू 12, चलो यहीं रख दो, कितना हो गया 12 प्लस 6 2 = 12, आ गया ना 24, बराबर आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या, इसको अब यहाँ पुट कर लो। 12 4 = 48 प्लस 6 2 = 12, कितना हो गया 60। दोस्तों मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो देख लेना ध्यान से। जब हमने 12 और यहाँ पे 6 रखा ना तो 60 आया। अच्छा दोस्तों, अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको, तो कितना आ जाता, 6 चौक 24 प्लस में 12 दूनी 24, 48 आता, 48 आता, बाकी 12 इसमें रखते तो 12 ही आ गया है। चलो यहाँ पे तो कोई पॉइंट वो आया ही नहीं है जिसमें मैं आप लोग को और अच्छे से समझा सकूं। खैर कोई नहीं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे और समझा दूंगा, ठीक है जी। ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वी शुड हैव कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट अभी नहीं है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और बाकी जेड में पुट करके देख लेते हैं किस पर ये मैक्सिमम आ रहा है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को मालूम होगा, एलिमिनेशन मेथड से। सिंपल 2x 3y = 18 और x + y = 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 3y = में 18, 2x प्लस में 2y = 20, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये y = -2। दोस्तों y = -2 आ गया, इसमें पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा 12, है ना। x y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 12 है। अब ये दोनों आप इसमें पुट कर दो
कौन सा इसमें सेटिस्फाइड करता है भाई। z इक्वल टू है 4x, x की जगह 12 प्लस में 2, y की जगह -2, कितना हो गया 48 माइनस 4 44। ये मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो दोस्तों 44 तो कुछ दिख ही नहीं रहा, नॉट हो गया, नन ऑफ दीज है ना। विच वन इज करेक्ट। देखें आप, एक डायग्राम बना रखा है, ओरिजिन से लाइन गई है, डॉट डॉट करके गई है। तो दोस्तों अगर डॉट डॉट करके गई है तो ये वाला तो हम बात करेंगे नहीं और ये वाली बात करेंगे नहीं, क्योंकि नीचे इसमें इक्वल टू लगा हुआ है। बात करनी है इस पे, है ना, इस पे बात करनी है। तो बस दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखो, इसमें अभी बताया था x जो है हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देखो दोनों x लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब साइन बताओ, अब साइन देख लो। हमने क्या याद किया था, हमने ये याद किया था ऐसे ऐसे, है ना। अगर ये वाला साइन है तो लाइन के ऊपर शेड होगा, ये वाला साइन है तो लाइन के नीचे शेड होगा। अब चेक कर लो, ये वाला साइन दिख रहा है, ऊपर शेड हो रखा है ना, देखो ये रहा, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। द एरिया ऑफ फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, एरिया ऑफ फिजिबल रीजन, एरिया ऑफ फिजिबल रीजन। चलो जी, फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। ए की इक्वेशन, ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है ना, 3x प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 3। अगर इसका हम डायग्राम प्लॉट करें, दोस्तों डायग्राम भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉजिटिव ही दिख रहा है ना, इक्वेशन पॉजिटिव, कुछ भी पुट करेंगे तो कुछ ऐसे ही तो आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। ओके, अब चेक कर लो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम यहाँ 0 0 पुट करें तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। क्या 0 कभी 3 से बड़ा हो सकता है, यानी ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब ये फार टू ओरिजिन बनेगा। तो फार टू ओरिजिन अगर बन रहा है दोस्तों तो ये बाउंड हो रहा है क्या, एरिया जो फिजिबल है वो बाउंड नहीं हो रहा, यानी अनबाउंडेड है ये। आप चेक कर लो, ये रहा, ठीक है जी। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज फॉर सॉल्विंग LPP। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दूं, LPP सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है। ग्राफिकली भी हम सॉल्व करते हैं, एनालिटिकल भी सॉल्व करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ऑल ऑफ दिस, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। LPP को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x y इक्वेशन दिस। अच्छा, अगर यहाँ मैक्सिमाइज दे रखा है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये आ रहा है 62 मैक्सिमम, है ना, फिर 60 भी है, फिर 48 भी है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। आप लोग को दिख रहा होगा 62, तो बेटा खुश होके ना 62 को डायरेक्ट मत बता देना, एक बार चेक कर लो। अगर 62 आ रहा है तो पॉइंट भी तो दे रखे हैं, ये आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखो, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, करना। 11 4 जा 48 और ये 0 तो 44 सॉरी, 11 4 जा 44, तो दोस्तों 44 तो है ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या बच गया, डी। आप चेक करें, डी को करो चेक। 11 4 जा 44, 8 2 जा 16, चेक करें कितना आ गया, 60 हो गया कि नहीं। तो ये 60 मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी एट 42, क्योंकि ये इसमें पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाइड हो रही है। तो ऐसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को डायरेक्ट देख के चेक नहीं करेंगे आप, ये वैल्यू भी पुट करके देख लेना, ठीक है जी। चले जी, 18वां, इन इक्वेशन 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 3, 4x माइनस 4y ग्रेटर देन 4, हैव सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव x एंड y। सीधी सी बात है, हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू हम भाई काम तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम काम करते हैं तो आप सोचो थोड़ा सा, एक्स वाई की वैल्यू हम पॉजिटिव चाहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव ढूंढते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या साफ साफ दिख तो रहा है, हैव सॉल्यूशन पॉजिटिव एक्स एंड वाई। तो बेटा यही ऑप्शन हो गया ना, डायरेक्ट करेक्ट है जी। एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव देखने के लिए जाते हैं हम, है ना। चलिए एक बार कॉपी कर लो इसको। चलिए दोस्तों, इन 4-5 क्वेश्चंस को और करके और फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, 20 at 10, 30 at 06, 37 at 45। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें 37 दिख रही है, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक भी करना है मैक्सिमम वैल्यू के अंदर कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। करो, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो 25 और 12 37 बिल्कुल सही है जी। अगर ये सही नहीं होता तो फिर हम इसको चेक करते हैं, करेक्ट है जी। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द पॉइंट, भाई दिख रहा है ऑप्टिमम वैल्यू,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो एक ऑप्टिमम वैल्यू निकलती है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कब करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे करते हैं या वर्टेक्स पॉइंट पे करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोस्तों इस पर क्या आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेना, ये बताने की जरूरत नहीं थोड़ी ना, आप खुद ही कर लेंगे, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ब्रांच ऑफ, ध्यान रखना लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रांच किसका है, ऑपरेशंस रिसर्च का। वहीं पे तो डाइट प्रॉब्लम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस क्रिएट किए जाते हैं जिनके लिए मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सेट की जाती है, रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती है ना, याद रखना। ओके, द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज मैक्सिमम जेड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिस। चलो तो दोस्तों ये इसमें क्या है, दोनों इक्वेशन को एक बार बना के देख लेना। बाउंडेड का मतलब फिजिबल रीजन होगा, मतलब एरिया क्लोज हो जाएगा, जो भी बाउंड होगा बनेगा। अनबाउंडेड का मतलब वो एरिया ओपन होगा, है ना, कोई क्लोज शेप ही नहीं आएगी। ठीक है जी, तो चेक कर लेना इसको एक बार। ठीक है जी, चलिए कॉपी कर लो एक बार।